इस वक्त जो है दिल्ली में सर्दी तो बहुत है, पूरे देश में ही सर्दी है जाहिर है, लेकिन दिल्ली की सियासत का पारा बेहद गर्म है क्योंकि यहाँ पे चुनाव है, इसलिए बयानबाजी का दौर भी जारी है। और इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट महमूद पराचा साहब। इनसे जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में जो चुनाव है उस पर लेकर ये क्या सोचते हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से चुनाव मैदान में लगातार बयानबाजियां हो रही हैं महिलाओं को लेकर, अभी हाल ही में सांसद भी रहे हैं वो रमेश विदुड़ी ने बयान दिया, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, रमेश विदुड़ी जी बीजेपी के सीएम के चेहरा हैं और बीजेपी के सीएम के कैंडिडेट हैं। ये बात सबसे पहले मैंने ही बताई थी देश में, और उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी ने भी अपने सोर्सेज से पता किया तो उनको भी ये बात कंफर्म हुई तो उन्होंने भी इस बात को बताया। लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी एक थोड़ा धोखा खा रही है बीजेपी से। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद विदुड़ी जी को कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया गया। अच्छा। ऐसी मैंने स्टेटमेंट उनकी देखी है। बिल्कुल नहीं किया गया है, वही कैंडिडेट है। ना मोदी जी ने, ना अमित शाह जी ने, ना नड्डा जी ने ये बात आज तक साफ तौर पे मना की है कि विदुड़ी जी हमारे सीएम के कैंडिडेट नहीं है। गोल गोल घुमा के बोला कि कोई भी एमएलए बन सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो बीजेपी का तो वो मोदी जी और अमित शाह जी की जो गतिविधियां हैं, जो कपिल मिश्रा जी ने जब वो आम आदमी पार्टी में थे तो उन्होंने दिल्ली की असेंबली में एक ऑडियो चला के बताई थी कि किसी महिला का पीछा अमित शाह जी पुलिस के द्वारा करवा रहे थे। ये कपिल मिश्रा जी ने चलाई थी। एक भाजपा के नेता हैं सर, लड़ रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने चलाई थी, मैं उन्हीं की बात तो बता रहा हूँ। तो मोदी जी को और अमित शाह जी को इसी प्रकार की मानसिकता के लोग सबसे ज्यादा पसंद हैं, इसीलिए रमेश विदुड़ी जी उनको सीएम के कैंडिडेट के लिए सबसे ज्यादा पसंद है। वही कैंडिडेट हैं। इस बात में गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए कि रमेश विदुड़ी जी सीएम के कैंडिडेट बीजेपी के नहीं। लेकिन सर जैसे वो बयान देते हैं, अभी हाल ही में चुनाव में दिया हो या संसद में जो बयान उन्होंने दिया था दानिश अली के लिए, भाजपा क्यों उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है, खामोश बैठे रहते? अब कार्रवाई हो रहे हैं तो वही लें एक्शन। अब आप देखिए, इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ ना कि वो कैंडिडेट हैं ही, सीएम के फेस ही हैं बीजेपी के। क्योंकि अगर मोदी जी और अमित शाह जी की रजामंदी से या मर्जी से या उनके इशारे पे नहीं कह रहे होते तो आतिशी जी के बारे में दोबारा वही बदतमीजी करते वो जी। फिर भी की ना उन्होंने। तो वही सीएम का चेहरा है। और बीजेपी को, क्योंकि मनुवादी मानसिकता यही होती है ना, महिलाओं को तो घृणा की नजर से देखा जाता है या एक खास नजर से देखा जाता है, जो गंदी नजर मानी जाती है ना महिलाओं के ऊपर, उनकी वही नजर रहती है। तो विदुड़ी जी कभी भी किसी महिला को इज्जत की नजर से देख ही नहीं सकते, इसीलिए तो सीएम का चेहरा है वो। लेकिन सर कपिल मिश्रा भी उनके उम्मीदवार हैं वहां से, तो उस पर क्या कहेंगे? जो उन्होंने भी लगातार बयानबाजियां की हैं उस दौर में, जो कि दिल्ली की राजधानी का माहौल खराब हुआ, आप उनके बहुत सारे विक्टिम के वकील भी हैं, केस लड़े अपने, आप उन पर क्या कहेंगे? तो देखिए, ये जो दिल्ली में जो हमले कराए गए थे आरएसएस और बीजेपी द्वारा, उसका मुख्य चेहरा तो कपिल मिश्रा जी थे ना। दिल्ली पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारी, जिसमें डीसीपी सूर्या और ये ही दोनों ने जाके तो सबसे पहले हमला किया था जी। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ और हथियार और ये सब लेके। ये तो तथ्यात्मक रूप से सही है ना आज भी अभी। लेकिन क्योंकि जो देश के सबसे बड़े दूसरे लॉ ऑफिसर हैं, उन्होंने जाके कोर्ट में बोल दिया कि अभी ये नहीं कहा कि कपिल मिश्रा जी ने अपराध नहीं किया है। ये रीजन ये दिया था उन्होंने कि अभी वो हालात अच्छे नहीं है कपिल मिश्रा जी के खिलाफ एफआईआर कराने में। और उसके अगले दिन पूरा देश जानता ही है, जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर हो गया। लेकिन भारत सरकार के सबसे बड़े दूसरे लॉ ऑफिसर ने ये जाके स्टेटमेंट दी थी कि हमें इनके खिलाफ माहौल अभी अच्छा नहीं है कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए। तो क्योंकि कराई उन्होंने थी, तो वो भी उनका एक मुख्य चेहरा है दिल्ली का, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम किया था आरएसएस और बीजेपी का, जो सीए एनआरसी का के प्रोटेस्ट पीसफुल हो रहे थे उनके ऊपर हमला करवा के। लेकिन सर दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रहे थे, शुरू से लड़ते भी आए हैं, वहीं अब असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी चुनाव लड़ रही है और वो उन पीड़ितों को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है। 2 कैंडिडेट उन्होंने उतारे, उन पर आप क्या कहेंगे जो सीएनआरसी का आंदोलनकारी थे और अब जेल में? देखिए, इससे बड़ा बुरा काम कोई और नहीं हो सकता कि जो लोग सालों से जेलों में बंद हैं उनकी कमजोरी का फायदा उठा के, उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके या उनके मजबूरी का फायदा उठा के अपना राजनीतिक फायदा उठाना और अपने आकाओं को
अमित शाह जी को खुश करने का काम जो ये किया है, ये बिल्कुल, इसीलिए मैं अब आज बिल्कुल साफ तौर पे ये बता रहा हूँ। और मेरा दिल तब सबसे ज़्यादा टूटा जब ताहिर हुसैन साहब की पत्नी को, जो वाइफ हैं, उनको मैंने स्पीच देते हुए देखा, ये कहते हुए कि मैं भीख मांग रही हूँ वोटों की, मेरा पति जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे अगर आप लोग मुझे वोट दे दोगे। इसी तरह की कमोबेश बात जो शिफा उर रहमान है उनकी पत्नी द्वारा भी कहलवाई गई, जो उनका एक तरीके से राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए पर्दा नशीन औरतों को भी इस्तेमाल करने की मानसिकता रख सकते हैं और क्या क्या और उनको धोखा दे सकते हैं कि ये अगर चुनाव में वोट पड़ जाएंगे नहीं या वो जीत जाएंगे तो ये बरी हो जाएंगे, ये जेल से बाहर आ जाएंगे। ये जो धोखाधड़ी एआईएम पार्टी ने इन लोगों के साथ, मजलूमों के साथ की है, इससे बड़ी धोखाधड़ी कुछ नहीं हो सकती। आरएसएस और बीजेपी के साथ हैं इस बात के तो सैकड़ों सबूत दुनिया में लोग देते ही रहते हैं, लेकिन ये सबसे अब तक की घटिया कामों में से एक काम है। उनको अगर मदद ही करनी है किसी की तो सर एमएलए बन के नहीं आ सकते क्या बाहर? एमएलए बन के बाहर आते हैं, मतलब ऐसे अगर मीम वाले कह रहे हैं, उन्होंने उम्मीदवार बनाया है तो क्या बनते ही बाहर आ सकते हैं? ऐसा कुछ कानून है? ऐसा कानून तो बैरिस्टर साहब ज्यादा मुझसे अच्छा बता सकते हैं, वो तो मुझसे बड़े वकील हैं। लेकिन वो बैरिस्टर साहब ये भी तो बता दें, जो हमने पढ़ाई की है कानून की, उसमें तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आपने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा मुख्तार अंसारी साहब को? आपने नहीं देखा अतीक को? अतीक को नहीं देखा? आप लोगों ने देखा है ना? वो बाहर आ गए थे सब। आपने आजम खान साहब को जेल में नहीं देखा क्या? बाहर आ गए थे वो एमएलए बनते ही, बल्कि उनकी एमएलएशिप छीन और ली थी सजा होते ही। तो ये जो झूठ बोला जा रहा है ना, इससे मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है। सीधा बोलते कुछ और बोलते, लेकिन ये उनकी फैमिलीज को मजबूरी के टाइम में, कमजोरी के टाइम में ये करना, और पता नहीं क्या क्या वादे किए होंगे। सर तीसरी सीट भी हो सकती थी सीलमपुर, वो तो उन्होंने, शाहरुख ने वहां पे उम्मीदवारी अपनी नहीं बने उम्मीदवार या मना कर दिया, वरना 3 सीटों पे लड़ते ये चुनाव। देखिए तो ये क्या ये पोलराइज करने का एक तरीका है, जैसे आपने कहा कि हकाओं को खुश कर रहे हैं तो अमित शाह जी ये दुनिया को सबको पता है। अमित शाह जी के डायरेक्ट टच में है, ये सबको पता है। ओवैसी साहब और इनके छोटे भाई भी, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। और 26 तारीख को मैं इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में झंडा सलामी के लिए जा भी रहा हूँ। अच्छा, हैदराबाद जा रहा हूँ। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, बात ये है ही नहीं। आपको क्या लग रहा है ये सिर्फ 2 सीटों पे ही वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं? नहीं, ये भी बात समझने की है। ये आरएसएस और बीजेपी को एक प्लेटफॉर्म पे तश्तरी में सजा के एक नेगेटिविटी फैलाने के लिए मौका दे रहे हैं। क्यों? इनको पूरी दिल्ली में ये जो जेलों में बंद हैं यही मिले कैंडिडेट, और यही बीजेपी का एक मेन कैंपेन का एक प्लेटफॉर्म भी है, स्ट्रैटेजी भी है। हर जगह जाके बोल रहे हैं कि वो ताहिर हुसैन, वो यही बोल रहे हैं। ओखला वाले जो भाजपा के उम्मीदवार है मनीष चौधरी, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में डायरेक्ट कहा कि मेरी टक्कर जो है शफा उर रहमान या मीम से है, और कोई उनके मुकाबले में नहीं है। तो मैं तो कह रहा हूं ना, इससे बड़ी कोई मिली भगत का सबूत हो सकता है कुछ? इससे बड़ा भी कोई सबूत हो सकता है। और उससे भी बड़ा सबूत यह है कि ये सिर्फ 2 कैंडिडेट ही नहीं बीजेपी के वहां के बोलेंगे, मुस्तफाबाद के और ये यहाँ के, दिल्ली के हर एक चुनाव में ताहिर हुसैन साहब का और शिफा उर रहमान साहब का जिक्र होगा। बीजेपी और आरएसएस करेगी, अमित शाह जी करेंगे, मोदी जी करेंगे। देखो, एक तरफ वो हैं देशद्रोही और एक तरफ हमें देशभक्त। हालांकि सच्चाई इससे उल्टी है। उसके लिए ये हमारे बैरिस्टर साहब ने कभी मेरी मदद नहीं की। मैंने तो सबसे ज्यादा केस किए ना, अपनी जान पे रिस्क लेके, अपने ऊपर हमले झेल के, उसमें तो कभी मेरी मदद नहीं की, क्योंकि मैं इनके इस तरह के किसी झांसे में आने वाला व्यक्ति नहीं हूं ना। सर आपकी शायद खिदमत पहुंच नहीं रही उन तक कि आप भी इस तरीके से कौम की खिदमत कर रहे हैं। तो मैं उनको याद दिला देता हूं कि अमित शाह जी ने खुद पर्सनली सुपरवाइज करके मेरे दफ्तर में 15 घंटे की रेड कराई थी। सीधा सीधा बताया था ना, मैंने दिल्ली दंगों में एक चट्टान की तरह बीच में खड़े होके सैकड़ों नहीं हजारों मुस्लिम नौजवानों को और ज्यादा फंसाया जाता, उनके सामने मैं ढाल बन के खड़ा हुआ था, अगर उन्हें नहीं पता हो। और अमित शाह जी ने इसीलिए, और उसके बाद भी मेरे ऊपर हमले कम नहीं हुए। उसके बाद भी पुलिस के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ अदालत में दरखास्त लगा के कितनी बार कोशिश की कि मुझे इस केस से हटा दिया जाए। मुझे अदालतों में तक धमकियां मिली कि तुम्हें तो ये शिफा उर रहमान साहब और ये जो यूएपीए की जो चार्जशीट है उसमें मुलजिम ही बना दिया जाएगा। बार काउंसिल में मेरी शिकायत की, और कितनी चीजें गिनवा, और मैंने किसी से एक पैसा भी नहीं लिया।
मैं तो मौलाना महमूद मदनी, अरशद मदनी और ये जो जमात इस्लामी जितने भी इनके APCR और जितने भी हैं ना, दुनिया भर में चंदा इकट्ठे करते फिर रहे हैं, मैंने तो किसी से एक पैसा भी नहीं लिया। अब तो आ जाइए मेरी रक्षा के लिए ओवैसी साहब, कुछ मेरे ऊपर भी ध्यान दे लीजिए, लेकिन मैं नहीं बात करेंगे मुझसे क्योंकि मैं आपके झांसे में नहीं तो सर आऊंगा। आप भी चुनाव लड़ेंगे क्या इसी तरह जिस तरह ये दो को लड़ा रहे हैं? अगर आपसे कहते तो क्या आप भी लड़ लेते? अगर मुझे कुत्ता ही बनना होगा तो मैं अच्छी जगह जाके बनूंगा कुत्ता, इतने घटिया आदमी के साथ कुत्ता भी नहीं बनूंगा मैं। दिल्ली की जनता से क्या कहेंगे सर, जिस तरीके का माहौल है और जो आपने कहा कि ऐसे ऐसे नारे देके वोट मांगा जाएगा, तो लोगों से क्या कहेंगे जो दिल्ली के वोटर हैं? देखिए, जो मेरी बात को अहमियत देते हैं, मेरी बात को सुनते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला है, सबसे बड़ा दुश्मन जो अभी हमारा है चुनाव में वो है चुनाव में ये चोरी करने की, वोट चुराने की मशीन है जी। और इसमें 20% तक गड़बड़ होती है। पहला मेरी सलाह है, जो भी मेरी बात सुनेगा, पहली सलाह, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाके वोट करें, पहली। दूसरी, कोई भी व्यक्ति जो आपके आसपास भी है, आप तो स्वयं दे ही नहीं RSS और BJP को वोट, बिल्कुल भी एक भी वोट ना दें, ना डायरेक्टली इनके और ना जो इनडायरेक्टली कैंडिडेट है किसी को वोट ना दें। दूसरी मेरी सलाह ये है। और तीसरी सलाह ये है कि जो भी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको लगे सबसे मजबूत है उसको वोट दें और उस कैंडिडेट को ये भी बताएं कि हम आपका टोटल बायकॉट कर देंगे अगर RSS और BJP की तरफ आपने करवट करके भी सोया कभी। मेरी ये सलाह है, किसी को भी वोट दें, RSS और BJP को ना दें एक भी वोट, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाके दें। अपने क्षेत्र में जो भी ये जो दो पार्टीज हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अंदर जो भी सबसे ज़्यादा उन दोनों में से मजबूत लग रहा हो कैंडिडेट, उसको वोट दें। आपने सर शाहीन बाग आंदोलन में स्पीच भी दी और लोगों की मदद भी करी, वहीं पर दिल्ली के सदर साहब भी थे। दिल्ली के सदर, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कौन से सदर? बहुत सारे सदर थे दिल्ली के। दिल्ली के सदर जो इस टाइम मौजूदा ऑफिशियली सदर हैं एक तरह से। क्या नाम है? शोएब जामाई की बात कर रहा हूँ, जो टीवी पैनलिस्ट भी हैं और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी उनके। उनके लिए क्या कहेंगे सर? वो भी तो लगातार कौम की खिदमत कर रहे हैं। शाहीन बाग में भी आंदोलन में साथ थे, वो मीडिया कोऑर्डिनेटर थे, इस टाइप से कुछ था उनका ट्विटर पे। भाई मेरी तो उन्होंने बुराई की थी, तो आप समझ लीजिए वो कौन होंगे। अच्छा, उनमें ऐसी क्या खासियत थी कि दुनिया भर के लोगों में से एक दिल्ली में एक से बढ़कर एक मुस्लिम कम्युनिटी के माहनाज लोग मौजूद हैं। उनमें ऐसी क्या खासियत है, हम सब मिलकर ढूंढते हैं, पहले रिसर्च करेंगे तो खासियत पता लग जाएगी कि दिल्ली दंगों में उनका रोल क्या था असली। और उन्हीं का नहीं, बहुत सारे, एक जो जमीयत के जो वो है ना, अभी जिन्हें लीगल एडवाइजर बनाया गया था और उसको उनको पार्लियामेंट की जो कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी में उनको एक सलाहकार के रूप में लेके गए थे, उनके ऊपर तो ये इल्ज़ाम लगे कि ये तो गवाही हैं इसमें, ये वाले केस में, ये UAPA के केस में गवाह हैं, वो ऐसे इल्ज़ाम लगे। मैंने पता नहीं, पब्लिक डोमेन में बहुत देखे हैं। अब शोएब जमाई साहब कौन है, इसके लिए आप लोग रिसर्च कीजिए, आपको पता लग जाएगा। मैं कानून प्रदेश अध्यक्ष सर, नहीं, उनका इन दंगों में क्या रोल रहा है, मैं उसके लिए रिसर्च करने के लिए कह रहा हूं। क्या वो पुलिस के साथ दे रहे हैं? अभी तो सब खुलेंगे ना राज। उस दिन ओवैसी साहब के सारे राज फाश होंगे जिस दिन ये शोएब जमाई साहब की असली रोल इन झूठे मुकदमों में क्या है वो पता लगे। लेकिन सर आपको पता है ना, ये मुझे 100% तो नहीं पता है। मुझे 100% पता है। आवाम आप पे भी तो ट्रस्ट करती है, तो आप बताएं। तो मैं आवाम से यही कह रहा हूं ना, जाके इनसे, शोएब जमाई साहब से पहला सवाल ही ये करें, क्या आपका पुलिस की तरफ से कोई रोल है इन लोगों को फंसाने में? झूठा कोई रोल है? ये सवाल हर मीटिंग में करना चाहिए, क्योंकि ये जितना झूठ ऑन रिकॉर्ड बोलेंगे वो एक दिन झूठ मैं फाश करूंगा। लेकिन पूछे तो नारे लगते हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया, इस टाइप से, वो तो अब दूसरे उसमें मूड में है। तो आप शेर तो देखिए, RSS जब ये टेलीविजन पे जो आता है वो सब RSS के ही तो लोग होते हैं। टेलीविजन पे, टीवी पे आने का सबसे बड़ा सबूत ये RSS का आदमी है वो। अच्छा, 100% पहला सबूत। और जिस प्रकार के नारे लगते हैं एक जैसे, उस तरीके से, फिर एक तरीके से जो हमले होते हैं, गोलियां चलती हैं और चोट भी नहीं लगती किसी को, ये सब सबूत हैं कि ये RSS के एजेंट है। मैं ये तो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जो आएगा वो सब RSS का एजेंट है। मैं किसी का नाम लेके बोलूं ना बोलूं, मैं तो फॉर्मूला बता रहा हूं ना। मेरी कोई, ये फॉर्मूले तो मैंने नामों से ही सीखे हैं ना। गोली चलती है और कुछ भी नहीं होता, सबूत। टीवी पे प्रोमिनेंटली कवर होता है, सबूत। एकदम सडनली आदमी इतना बहादुर हो जाता है, पुलिस से डरना ही बंद कर देता है। क्या क्या बोल रहे हैं वो, मतलब कोई लगाम ही नहीं है, कुछ भी बोलो तो और पुलिस कुछ नहीं करेगी। तो मुसलमान मायूस हो जाए, क़यादत की भी तरफ ना देखे, वो क्या करे फिर ऐसे हाल? क़यादत जो आवाज उठा रही है,
सिर्फ आवाज ही उठाई जा रही है। मैं जबरदस्त स्पीच दूंगा पार्लियामेंट में जाके, आवाज उठाऊंगा, हाथ में क्या आएगा वो नहीं। हैदराबाद के अंदर ही अंदर इनकी वेबसाइट पे जाके देखिए ना, सब पढ़े लिखे लोग हैं आजकल तो, वक्फ बोर्ड की वेबसाइट तेलंगाना की जाके देखें, हैदराबाद में क्या 80% से ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टीज एनक्रोच्ड हैं या नहीं है, जाके खुद देख लेना, खुद वेबसाइट पे लिखा है ये और पिछले 25 सालों से ओवैसी साहब की फैमिली का पूरा कंट्रोल है वक्फ के ऊपर। और अभी जो वहां के सीएम साहब से इनकी दोस्ती और नजदीकी बन रही है ना, वो सिर्फ वक्फ की लैंड्स के लिए बन रही है। और कांग्रेस पार्टी को इसका ख्याल रखना चाहिए कि ये जो नजदीकी नजर आ रही है ना तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर साहब की और ओवैसी साहब की, उसकी वजह सिर्फ एक है, वक्फ की लैंड्स का भ्रष्टाचार। बहुत शुक्रिया सर।